अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की खौफनाक और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। उस सोसाइटी का सबसे खूबसूरत और आलीशान घर, जिसे महल कहा जाए तो बजा होगा। लगता है जैसे बनवाने वाले ने अपनी पूरी तवज्जो और पैसा इस्तेमाल किया, मगर जब से हम लोग उस सोसाइटी में आए थे, उस घर को हमेशा वीरान देखा। मेरा बड़ा दिल चाहता था कि काश वो घर मेरा होता, मैं उसे सजाती संवारती और उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता। मेरा नाम आयशा है और मैं कराची में रहती हूँ। मैं अक्सर हारिस से कहती हूँ कि आप मुझे बिल्कुल ऐसा ही घर बना कर दें, बस ये मेरी दिली ख्वाहिश है। हारिस मुस्कुरा कर वादा कर लेते, इंशाल्लाह ज़रूर, दुआ करो मेरी प्रमोशन हो जाए। हमें उस सोसाइटी में आए अभी 1 माह गुजरा होगा, फिर उस मकान में एक फैमिली आ गई। अब मुझे जुस्तजू थी कि किसी रोज़ मैं उस मकान को अंदर से देखूं। अगली सुबह हारिस ऑफिस और बच्चे स्कूल जा चुके थे। मैंने किचन समेटा, तब तक मासी आ गई। मैं टेरेस में चली आई। करीब ही बाज़ार था, काफ़ी गहमा गहमी रहती थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत अच्छा खासा होता था। हमारा घर मेन बाज़ार में था। ये मेरा रोज़ का मामूल था। अक्सर बच्चे स्कूल के लिए यहाँ से पैदल गुजरते थे। मैं कुछ देर उस गहमा गहमी से लुत्फ़अंदोज़ होती, फिर अपने कमरे में चली आती। थोड़ी देर बाद मुलाजमा ने बताया कि बीबी कोई खातून आई हैं और आपका पूछ रही हैं। मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अच्छा चलो मैं आती हूँ। मैंने हाथ से अपने बाल दुरुस्त किए और ड्राइंग रूम में पहुंची। वो खातून खड़ी हो गई। मैंने उनके सलाम का जवाब दिया। उस खातून ने बताया कि अभी चंद रोज़ पहले हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, वो कॉर्नर वाले मकान में? मैं खुश होते बोली, जी बिल्कुल वही मकान। कल दोपहर में ज़ोहर के बाद कुरान खानी और मिलाद है, ज़रूर आइएगा। वो मुस्कुराई। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगी। ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपके घर जाऊँ। माशाल्लाह आपका घर बहुत प्यारा है, बहुत मुबारक हो। मैंने खुश दिली से मुबारकबाद दी। बहुत शुक्रिया, जीती रहें। खातून ने दुआ दी। अच्छा अब इजाज़त दीजिए। और वो खातून चली गई। कल का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। मैं वक्त से पहले ही सारा बेगम के घर चली गई। वो बहुत ही मिलनसार और नाफीस खातून थीं। मुझे हाथों हाथ लिया। उनकी 2 प्यारी सी बेटियों, बड़ी बेटी का नाम साइमा और छोटी का नाम गुड़िया था। उनकी बहू के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा शादीशुदा था और एक गैर शादीशुदा था। बड़े बेटे का नाम शहाब और छोटे बेटे का नाम वहाब था। सारा बेगम के हस्बैंड का नाम हशमतुल्लाह था। वो बहुत ही सुलझे और दीनदार शख्स थे। गर्ज के आइडियल घराना था। मैंने घर का एक एक कोना देखा। घर अंदर से और भी खूबसूरत था। कुरान खानी इख्तिताम पर थी कि अचानक शोर हुआ। अब्बा जी नमाज पढ़कर आ रहे थे, सीढ़ियों से गिर गए। पता चला बेहोश हैं, खासी चोटें आई हैं उनको। दोनों बेटे और आपी उनको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। अजीब अफरा तफरी मची हुई थी। अल्लाह अल्लाह करके मिलाद ख़त्म हुई। हम सब अपने अपने घर लौट आए, मगर हशमतुल्लाह इस नागहानी आफत से माजूर हो गए और चंद रोज़ बाद उनका इंतकाल हो गया। ये एक हादसा था जो गुजर गया। फिर एक रोज़ मैं टेरेस में खड़ी थी। मैंने देखा उनके घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी है। या अल्लाह खैर, अब क्या हुआ? मैंने उनकी बेटी साइमा को फ़ोन किया तो पता चला उनकी भाभी किचन में गिर गई हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। या अल्लाह करम करना, वो बेचारी तो हामला है। मैं बहुत ही परेशान थी। मैं उनके पीछे हॉस्पिटल पहुंची। रात गए तक एमरजेंसी में रहकर वो भी सबको रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चली गई। इन चंद महीनों में उन लोगों पर ऐसी अफ्तादात क्यों पड़ रही हैं? लेकिन मेरे हस्बैंड बोले, मुझे लगता है कि ये मकान उनको रास नहीं आया। मेरा मतलब है कि उस मकान में कोई गड़बड़ है। वो मकान हॉन्टेड है। उस मकान पर किसी चीज़ का असेब है। मैं कुछ देर तक हारिस की बात पर गौर करती रही। एक रोज़ छुट्टी का दिन था। हारिस घर पर थे। साइमा का फ़ोन आया। रोते हुए उसने फ़ोन पर मुझे बताया, आप जल्दी से घर आएँ और बाइक को भी साथ लेकर आएँ। अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, प्लीज़ जल्दी आएँ। इसके साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने हारिस को बताया कि साइमा ने हम दोनों को बुलाया है। वो बहुत ही घबराई हुई थी और रो रही थी। हम जब उनके घर पहुंचे तो आपी की हालत बहुत ख़राब थी। वो बहकी बहकी बातें कर रही थीं, घर से बाहर भागने की कोशिश कर रही थीं। उनकी आंखों में वहशत और चेहरे पर करख्तगी थी। हारिस ने उन्हें देखते ही कहा, शहाब तुम फ़ौरन किसी आमिल का बंदोबस्त करो, आपी की हालत ठीक नहीं है। मुझे अचानक याद आया, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और एक पीर साहब अम्मी के घर के पास रहते थे,
میں نے اپنے چھوٹے بھائی ارسلان کو کہا کہ ان کو فوراً لے کر یہاں پہنچو۔ کچھ ہی دیر بعد آپ ہی کی حالت کچھ سنبھلی۔ پھر حارث نے کہا پیر صاحب مہربانی کر کے ذرا حساب لگا کر دیکھیں، اس مکان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ جب سے یہ لوگ یہاں آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی المناک حادثہ ہو رہا ہے۔ پیر صاحب نے اقرار میں سر ہلایا۔ کافی دیر تک کچھ پڑھتے رہے۔ آنکھیں بند تھیں، چہرہ ایک دم سرخ ہو چکا تھا، جسم ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، بہت زیادہ غصے والی کیفیت تھی۔ کیا کہا؟ یہاں سے نہیں جاؤ گے؟ تمہیں جانا تو پڑے گا، یہ میرا حکم ہے۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ عجیب سی آوازیں تھیں۔ اگر نہیں جانا چاہتے تو رہو، مگر ان لوگوں کو کوئی نقصان مت پہنچاؤ۔ ان لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انہوں نے ہماری جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری جگہ پر قبضہ کرے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں نمٹوں گا، ابھی میں انتظام سے نہیں آیا۔ تم باز آ جاؤ اور ان لوگوں کو بالکل بھی تنگ نہ کرو۔ پیر صاحب جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی اور کل آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے، کیونکہ وہ بھی سمجھ چکے تھے کام بہت مشکل ہے۔ کل وہ پوری تیاری سے آئیں گے، یہ کہہ کر چلے گئے۔ پیر صاحب کے آنے سے وہ مخلوق محتاط ہو گئی۔ وہ وقفے سے ایک انسانی جان لے رہے تھے۔ اب وہ غصے میں آگے تھے، انتقام کی آگ میں مچل رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور پھر انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ آپی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ بچوں نے ایمبولینس منگوائی اور ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ پیچھے 2 گاڑیاں گھر سے نکلیں، ساری فیملی ہاسپٹل روانہ ہو گئی۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں ساری فیملی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایمبولینس میں شہاب اور حارث تھے۔ چند لمحوں بعد آپی اپنے پیاروں سے جا ملی۔ شہاب جب ماں کی ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچا تو پتہ چلا سارے گھر والے ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاب کو کال ملائی تو جواب کسی اجنبی نے دیا، آپ کی فیملی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکی ہے، کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ شہاب کے ہاتھ سے سیل گر پڑا، وہ بے ہوش ہونے لگا۔ حارث نے انہیں تھام لیا۔ شہاب نے رک کر کہا، فلاں ہاسپٹل میں میری فیملی کی لاشیں پڑی ہیں، اور شہاب کی گردن بھی ایک طرف ڈلک گئی۔ وہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اتنا خوبصورت محل خونی محل میں بدل گیا۔ کوئی کسی پر رونے والا نہیں تھا۔ یہ دھن دولت، جائیداد، بنگلے، آسائشیں، مال و زر، اعلیٰ گھر، عمدہ ساز و سامان، سٹیٹس، یہ سب کچھ تب تک ہے جب تک انسان کی سانسیں چلتی ہیں۔ سانسیں بند ہوئیں اور ادھر آپ ہمیشہ کے لیے 2 گز مٹی کے گھر میں ہمیشہ کے لیے رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ خوبصورت گھر کتنا بدصورت اور خونی تھا، کتنی قیمتی جانیں لے لی اس گھر نے۔ مجھے اس گھر سے سخت نفرت ہو گئی۔ اب وہ گھر سرکاری تحویل میں ہے۔ وہی ویرانی، وہی گپ اندھیرے، وہی خاموشی، وہی وحشت۔ یہ تو تھی آج کی خوفناک ہارر سٹوری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔